नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके सारे कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है भारती एयरटेल। देखिए भारती एयरटेल के बारे में मैं पहले भी 2 दिन पहले एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपको बताया था कि कंपनी के ऊपर जो एंट्री लेवल्स है वो कहाँ पे बना था और उसके साथ-साथ उसका टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बताया था। इस तरीके से टारगेट किस बेसिस में बनता है? आपको क्या लग रहा है कि हमेशा कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनेगा तो उसके ऊपर आप एंट्री ले लेंगे? ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि जब भी कोई कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न अगर कोई भी लेवल्स में बने तो उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेकआउट करिए। अगर फंडामेंटल सही है उसके बाद अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बन रहा है तो एक हायर पॉसिबिलिटी है उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को वो जरूर अचीव करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना है, उसके बाद आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखना है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है वो देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप सभी जानते हैं टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं और कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं। तो कंपनी के ऊपर एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि मतलब टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस खर्चा सबसे ज़्यादा है। मैं अगर इस चीज़ को सबसे पहले आपको दिखा दूँ, आपको क्वार्टरली रिजल्ट में जाना होगा। ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी के ऊपर सेल्स जो है पिछली बार 32,000 करोड़ के आसपास सेल था। इस बार वो बढ़ के हो चुके 37,400 करोड़। तो आप कहेंगे सर सेल्स तो अच्छा है, अच्छा हुआ, अच्छा तो सेल्स हुआ। हाँ, ये बात तो सही है, मगर एक्सपेंस देखिए, जो 16,000 करोड़ का एक्सपेंस था इस बार बढ़ के हो चुके 17,800 करोड़। अभी इस एक्सपेंस के अंदर अगर डेटा में दिखा दूं, सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे है? एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट में कंपनी का खर्चा ज्यादा देखने को मिला और बाकी जो खर्चा है वो मेंटेनेंस खर्चा और रॉ मटेरियल्स का खर्चा है। तो इस खर्चे को अगर आप सालाना देखें तो सालाना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। ध्यान से इस चीज़ को देखना। देखिए मटेरियल कॉस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है और कंपनी का मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग में। इसका मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाते हैं। उसके बाद कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट भी है, उसके साथ साथ कंपनी का अदर्स कॉस्ट भी है। तो इस सारे कॉस्ट को एक साथ जोड़ा जाए तो देखा जाए तो एक ह्यूजली कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिला है। हाँ, फिर भी अगर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को मतलब देखें, ध्यान से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को देखें तो एक चीज आप नोटिस करना कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भारती एयरटेल, उसके बाद देखा जाए तो नंबर 1 जियो है, रिलायंस जियो, सेकंड पोजीशन में भारती एयरटेल है और थर्ड पोजीशन में वोडाफोन आइडिया है, जिसका हालत तो काफी है। वोडाफोन आइडिया आज सिर्फ टिके हुए हैं गवर्नमेंट के कारण, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको उसका स्टेक उठाया और उसको फंडिंग दिया, तो ही आज वोडाफोन आइडिया टिके हुए हैं। देखिए टिके रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही कंपनी बिजनेस को आगे लेके जाए, मतलब एयरटेल और जियो दोनों ही कंपनी अगर बिजनेस को आगे लेके जाए तो दोनों के ऊपर डिओपोली हो जाएगा और डिओपोली हो जाएगा मतलब वो लोग जो कहेंगे वही कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर डिओपोली ना हो तो इसलिए गवर्नमेंट ने थर्ड एक कंपनी को भी जगह बना के दिया। हाँ, गवर्नमेंट ये भी बता रहा है कि वो बीएसएनएल को मतलब 4G 5G के हिसाब से मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसके बाद मतलब उसको एक अलग लेवल से रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो मतलब गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अपकमिंग कुछ ईयर्स में जो जो लोग गवर्नमेंट कंपनी को बेकार समझते हैं वो कंपनी भी कुछ करके दिखाएगा और वो कंपनी भी एक बड़ा धमाका होकर दिखाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनीज के जो जो मतलब नजरिया है वो अलग धीरे धीरे करके चेंजिंग हो रहा है। तो मैं भारतीय एयरटेल के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी का रिजर्व भी देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का रिजर्व ग्रोथ होता चला गया और कंपनी का बोरिंग्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया, क्योंकि बोरिंग्स में अलग अलग कैटेगरीज आपको दिखेगा। जैसे आप देखेंगे, ध्यान से इस चीज को देखना, सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा उठाया और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी सिर्फ 13,900 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया और लीज लाइबिलिटी में कंपनी 60,000 करोड़ का कर्जा उठाया।
लीज लायबिलिटी क्या है? मान के चलिए किसी भी जगह पे कंपनी का ऑफिस बनाना है, किसी भी जगह पे कंपनी का टावर्स लगाना है, तो उसके लिए उस जगह का लीज लिया जाता है। तो लीज लिए लेने के लिए कंपनी इस बार 60,000 करोड़ के आसपास पैसा लगा कर रखा। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी का कर्ज ज्यादा है। फिर भी देखिए इतना ज्यादा कर्जा लेने के बाद आज भी कंपनी प्रॉफिट में है। तो यही खासियत है एयरटेल का। तो मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम पॉजिटिव रहता हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा माल उठा के रखा। जैसे एफएस के पास 17% का होल्डिंग्स था, वो बढ़ के हो चुके 21%। डीएस के पास 21% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 19%। और पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है और बाकी होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास है। और यही डेटा को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, तो ध्यान से देखना कि लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली सेल ऑफ किया जा रहा था। और अचानक अगस्त मंथ में क्यों बाय किया गया, इस बात को समझिए। क्योंकि बाय इसीलिए किया गया क्योंकि मैंने एक चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हो। वो चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना कि अगस्त मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगस्त मंथ आप देखेंगे तो इस लेवल में स्टार्ट हुआ, इस लेवल में स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए धीरे धीरे करके क्या हुआ, बाइंग हुआ। क्यों बाइंग हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे अगर एंटी लेवल्स बने और यहाँ तक अगर टारगेट बने, यहाँ तक मतलब जो टारगेट बनने जा रहा है वो 975 के आसपास यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है। अगर इस तरीके से टारगेट क्रिएट हुआ तो ऑलमोस्ट 14 to 15% का टारगेट बन सकता है। तो मैं आपको पहले ही मेंशन किया, जब टारगेट एंटी लेवल बना था तब भी मैं आपको वीडियो बना के शेयर किया था। अगर वो वीडियो आपने देखे हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है कंसाई नेरोलैक्स पेंट। देखिए कंसाई नेरोलैक्स पेंट एक देखा जाए तो पेन इंडस्ट्रीज में एक छोटा सा कंपनी है। छोटा सा मैं नहीं कहूँगा, अगर सेक्टर वाइज दिखा दूँ तो कंपनी इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो कंसाई नेरोलैक्स जो पेंट है, इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना चाहिए क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो एक जापानीज कंपनी है और इस कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल से इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए करीबन 26,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है। और उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी भी एवरेज लेवल के आसपास है। और कंपनी का जो सेल्स का जो आंकड़ा है उसको दिखाने से पहले कंपनी का मैं पी रेशियो आपको दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का खुद का पी रेशियो बहुत शानदार है। और कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज है। अगर 3 साल के डेटा दिखा दो को वहाँ पे भी एवरेज देखने को मिलेगा। अगर यही चीज मैं आपको पी रेशियो के हिसाब से दिखा दूं तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था करीबन 90 के ऊपर और आज पी रेशियो कितना है, 50 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो में एक करेक्शन हुआ और 55 के आसपास इसका एवरेज 5 साल की पी रेशियो है। इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से ही काम कर रहा है। कंपनी अंडर वैल्यूड के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर मतलब कंपनी के ऊपर जो डेटा है, वो डेटा मुझे सबसे जो अच्छा लगा वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। आप देखेंगे तो पिछले साल में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट है सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास। इस बार 2100 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। कंपनी के सेल्स को मेंटेन करके कंपनी के एक्सपेंस को मतलब सब कुछ कंट्रोल करने के बाद कंपनी के इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हुआ, 700 करोड़ के आसपास। आप कहेंगे सर उतना ज़्यादा तो सेल्स नहीं हुआ था तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी को आधा इनकम से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो इसलिए मैं नेट प्रॉफिट को यहाँ पे नहीं देखूंगा। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे देखूंगा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे कंपनी 255 करोड़ से 330 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। क्योंकि देखिए इस बार आधा प्रॉफिट हुआ, क्या नेक्स्ट बार आधा प्रॉफिट होगा ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो इसलिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसके बारे में डिस्कशन करूँ तो एज ए प्रोमोटर, उसके बाद एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। और डीएस के बारे में डिस्कशन करूं, ध्यान से देखना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो भी इस कंपनी के ऊपर 3.5% के आसपास होल्डिंग उठाया। इसका मतलब कुछ पॉजिटिविटी तो इस कंपनी के ऊपर है, इसके लिए इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ने माल उठाया। आदित्य बिरला सन लाइफ वो भी इसके ऊपर माल उठाया। आईसीआईसीआई पोटेंशियल, साथ ही साथ देखेंगे तो फ्रैंक लिंक इंडिया प्राइम लिमिटेड। तो इस तरीके से बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर माल उठाया। अगर यही चीज को मैं आपके साथ एक पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया। और कंपनी का देखिए सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने लास्ट कुछ फ्यू
ईयर्स में कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का CWIP में भी कंपनी अच्छा खासा पैसा लगा के रखे। तो हर पैरामीटर्स कंपनी के फ्लेवर में है, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज़्यादा है। मगर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल ऑफ भी हुआ। अगस्त मंथ में भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ और कितना सेल ऑफ हुआ वो मैं आपको यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स में दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना, जो मेरा एंटी लेवल्स था वो एंटी लेवल्स मैंने आपको कहाँ पे मेंशन किया। देखिए कंटिन्यूसली एक बाई कैंडल बना, सिर्फ दो कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल और यहाँ पे एक कैंडल, इस दो कैंडल के माध्यम से एक 20% के ऊपर यहाँ पे बाइंग कैंडल बना और यहाँ पे एक रेंज बना जो 29% के आसपास हुआ। इसका मतलब आपको देखना है, अगर कोई भी कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है और उसके नीचे आप मार्किंग कर लेना, ऊपर मार्किंग कर लेना, इस दोनों मार्किंग के अंदर अगर 20% का गैप है तो इसका मतलब एक एंटी लेवल बनेगा। कहाँ पे एंटी लेवल बनेगा? जब शेयर फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे एंटी बनेगा और टारगेट आपको यहाँ तक बन सकता है। तो यहाँ पे कहाँ पे एंटी बना? यहाँ पे एंटी बना और टारगेट कहाँ पे बना? यहाँ पे। देखिए सब कुछ पेशेंस का खेल है। जितने सारे दोस्त यहाँ पे एंट्री लेने के बाद, यहाँ पे करेक्शन होने के बाद भी वो पेशेंस के साथ बने रहे, तो उसको किस तरीके से टारगेट मिला आप देख सकते हैं। 29% का टारगेट और वो भी कितने दिनों में मिला। अगर एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं जो टारगेट बना वो 200 डेज के अंदर अंदर। इसका मतलब एक साल भी नहीं गया, मतलब एक साल के अंदर अंदर ही टारगेट मिल चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 8 मंथ होगा। तो उस तरीके से टारगेट यहाँ पे मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट, जिसको एक्चुअली मैकडोनल्ड नाम से जाना जाता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट इंडिया के देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है, एक नंबर 1 कंपनी है, जो देखा जाए तो अल्कोहल बनाने वाला कंपनी है। तो अल्कोहल बेवरेजेस कंपनी है। तो इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी इसके ऊपर कितना भी प्रॉफिट हो, कितना भी कुछ भी हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा चार्जेस इसके ऊपर लगा कर रखे हैं और टैक्स के साथ साथ वैट्स, उसके साथ साथ सेस भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ देने के कारण कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट आ जाते हैं। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, मान लेता हूँ। कंपनी मार्केट के हिसाब से बहुत शानदार कंपनी है और कंपनी का ROC ROE भी एवरेज लेवल के ऊपर है। अगर यही चीज़ को मैं आपको एज ए क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना, कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होता गया। कंपनी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंस क्यों देना पड़ता है, उसके साथ साथ कंपनी के टैक्सेशन भी कंपनी को पेमेंट करना पड़ा। तो टैक्सेशन भी अच्छा खासा देना पड़ा। तो सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया। देखिए पिछले साल में तो टैक्सेशन नहीं देना था, फिर भी कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, इस बार इतना टैक्स देने के बाद भी कंपनी उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट की है। इसका मतलब हाई स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ लेकर चला है। और आप सभी जानते हैं अल्कोहल का जो डिमांड है इंडिया में कितना ज़्यादा है। जब लॉकडाउन के बाद अल्कोहल का दुकान ओपन किया गया तो कितने बड़ा लंबा लाइन हुआ, आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। अभी भी वीडियो है यूट्यूब में, तो जाकर जरूर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि लोग खाने पीने को छोड़कर भी अल्कोहल पाने के लिए कितने ज़्यादा अग्रेसिव है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके से कंपनी चलेंगे तो उसका फ़ायदा डायरेक्टली आपको उठाना है। देखिए मैं अल्कोहल के खिलाफ हूँ और मैं कभी आज तक इस तरीके से अल्कोहल और कोई भी ड्रग्स, कोई भी देखा जाए तो तंबाकू जैसे प्रोडक्ट को मैंने आज तक सेवन नहीं किया। अगर आप भी नहीं किया, मतलब आपने भी नहीं किया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से सेवन करने से कुछ नहीं होगा। आपको अगर नशा होना चाहिए तो मार्केट का नशा करिए, स्टॉक मार्केट का नशा करिए, तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर कोई निवेश करके रखे हैं। क्यों ना निवेश करे, जो कंपनी इतना शानदार जो रिटर्न दिया है, एवरेजली साल भर में 25% के आसपास रिटर्न दिया लास्ट कुछ 3 ईयर्स में, और मतलब 3 to 5 ईयर्स में। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट जुलाई मंथ और अगस्त मंथ में सेल ऑफ किया गया और कंटिन्यूसली देखिए पहले भी सेल था, और मतलब मार्च अप्रैल मई इस तीनों मंथ में सेल था और जून मंथ में भी थोड़ा सा बाई किया गया। उसके बाद फिर से जुलाई और अगस्त में सेल किया गया। अब इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन करूँ तो मैकडोनल्ड के ऊपर मैंने एक एंट्री लिया, जो एंट्री लेवल्स आपको मैं मेंशन भी किया था पिछले कुछ वीडियोस में। यहाँ पे कप विथ हैंडल, छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और इसको ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। और जब टारगेट निकल के आ रहा है, वो टारगेट बनेगा ऑलमोस्ट 22% के आसपास, करीबन 1170 के आसपास इसका टारगेट बन सकता है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। और हाँ, और एक कंपनी के नाम तो मैं बोलना ही भूल गया, जिसका नाम है IEL लिमिटेड।
देखिए, एक छोटा-सा माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी परफॉर्मेंस है और उस वोलेटिलिटी परफॉर्मेंस करने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी स्प्लिट देने का। 25 तारीख को कंपनी फेस वैल्यू ₹1 से ₹10 से फेस वैल्यू को ₹1 बनाएगा। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी 10 शेयर देने वाला है। तो अगर 10 शेयर पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। अगर आप पूछेंगे कि सर आपने कुछ इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है आप भी दूर रहिए। मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं कि सर अगर कोई भी कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट का न्यूज़ आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझे डिस्कशन कर लेना। तो उसीलिए मैं इस डिस्कशन आपके सामने लेके आता हूँ। तो वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे लगता है आपको शायद मेरे वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।